मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 65 सालों में भारत में घटी हिंदुओं की आबादी, 43.15% बढ़ी मुसलमानों की आबादी पर बीजेपी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। कहा कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण से बढ़ा आबादी का अंतर, समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार। अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश पारित करेगा सुप्रीम कोर्ट। नहीं थम रहा सैम पित्रोदा के भारत विरोधी बयान के बाद सियासी घमासान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को कर रहे बयां। कांग्रेस ने पित्रोदा के इस्तीफे की बाद बयानों से बनाई दूरी। लोकसभा चुनाव के रण में तेज हुआ सियासी जंग। भाजपा नेता नवनीत राणा ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के 2013 के एक बयान पर दिया करारा जवाब। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार तो हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने बोला हमला। कहा कि हम चुटकी मारकर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात नहीं करते हैं। बीजेपी के दिग्गजों के धुआंधार प्रचार जारी। तेलंगाना में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का है ये चुनाव। जेपी नड्डा ने चित्रकूट में संभाली कमान तो लखीमपुर खीरी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे। विपक्ष ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रायबरेली में महिला मतदाताओं से की बात तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में भाजपा पर साधा निशाना। देश में बढ़ी अमीरों की संख्या। विदेश में बसे भारतीयों ने रिकॉर्ड 111 अरब डॉलर भेजे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा छूने वाला भारत पहला देश। और कल खुल जाएंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। जोरों शोर से चल रही हैं तैयारियां। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। भारत में मुस्लिम और हिंदू जनसंख्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है तो वहीं हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 65 वर्षों में भारत में 43% से ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है। इस दौरान मुसलमानों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं भारत में ईसाई और सिख अल्पसंख्यक आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत में सिखों की आबादी में 6.58% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में ईसाई आबादी में 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। पड़ोसी देश नेपाल में भी घटी है हिंदुओं की आबादी।
भारत में पारसी और जैन अल्पसंख्यकों की आबादी में कमी आई है। नेपाल में हिंदुओं की संख्या 84.30% से घटकर 81.26% रह गई है। म्यांमार में भी बहुसंख्यक बौद्धों की आबादी में गिरावट आई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बहुसंख्यक आबादी में बढ़ोतरी हुई है। इन देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी सिमट गई है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में सामने आया है। ये पूरी जानकारी परिषद ने दुनिया के 167 देशों में आए आबादी के बदलाव का अध्ययन किया है। दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है। हिंदू, ईसाई और अन्य धर्म बहुल देशों में बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। इन देशों में 65 वर्षों में बहुसंख्यकों की आबादी में 22% की कमी आई है। ये सिलसिला मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पर लागू नहीं होता है। मुस्लिम बहुल 38 देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। मुस्लिम आबादी में सबसे तेज बढ़ोतरी बांग्लादेश में देखी गई है। बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी 74.24% से बढ़कर 88.02% पहुंच गई है। अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी 88.75% से बढ़कर 89.01% तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी 77.45% से बढ़कर 80.36% हो गई है। बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध आबादी 78.53% से घटकर 70.80% रह गई है। श्रीलंका में बहुसंख्यक बौद्ध आबादी 64.28% से बढ़कर 67.65% पहुंच गई है। भूटान की अगर बात करें तो भूटान में बौद्धों की आबादी 71.44% से बढ़कर 84.07% हो गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी घटी है। पीएमईएसी सदस्य और वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका ने अपनी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि हिंदुओं की आबादी का घटना और मुस्लिम समुदाय की आबादी के बढ़ने का कारण सामाजिक, आर्थिक और मृत्यु दर है। जो गरीब फैमिलीज होती है वहाँ फैमिली साइजेस टिपिकली बड़े होते हैं जी। लेकिन ये जो है, अगर आप 65 साल का एक्सपीरियंस देखें तो पूरे देश में अगर आप देखें तो हिंदू जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसका शेयर 7.82% घटा है जी। और जो माइनॉरिटी अगर आप देखें तो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, आपको हर एक माइनॉरिटी का स्टेटस देखना होगा, इन सभी का बढ़ा है सिवाय जैन्स एंड पारसीज विच हैव एक्चुअली फॉलन उनका बट कलेक्टिव अगर आप देखें और स्पेसिफिकली इन माइनॉरिटी ग्रुप्स का देखें तो इनका शेयर बढ़ा है। इसके कारण बहुत होते हैं कृतिका जी। सोशियो इकोनॉमिक जब हम कहते हैं तो उसमें देखिए गरीबी एक रीज़न है। मोर्टालिटी नंबर्स अगर हम देखें कितने बच्चे सर्वाइव कितने कर पाते हैं जी। तो इसमें अब इसको थोड़ा डिटेल में और एनालाइज करना होगा। लेकिन ये मोस्टली ये क्रॉस कंट्री है, ये 167 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सबका स्टेटस देख के कि सब जगह मैंने पूरे दुनिया में माइनॉरिटी को किस रूप से हर देश देखता है और समय के साथ किस किस्म के प्रोटेक्शन क्या उनकी सिचुएशन है क्या। और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जनसंख्या पर पीएम आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट पर कहा है कि मुस्लिम समुदाय ने अपनी आबादी तेजी से बढ़ाई है और भारतीयों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसमें से कितनी वृद्धि अवैध प्रवासन और धर्मांतरण के कारण हुई है। मुस्लिम समुदाय की इस वृद्धि से बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदाय कई लाभों से वंचित हैं। All Indians should seriously ask a few questions, because if one community and only the Muslim community has increased its population by such a significant number over the last several years, the questions that need to be asked are serious questions and they need answers. How much of this growth has been
because of illegal immigration and conversion? That is an important question to be asked. How much of this growth of one community, the Muslim community alone, is crowding out the other minority communities like Buddhists, like Jains, like Sikhs, like Christians, from the benefits that minorities get from the government of India and state governments? और आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की जारी रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बिहार में आरजेडी कम्युनिस्ट जिम्मेदार है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है। हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 79 है, लेकिन अप्रत्यक्ष घट के 70% पे आ गया है। और मुसलमानों की आबादी 8 से बढ़कर के वो 14-15 पर सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े वो 20+ में आ गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। बगल में पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में हम 22% थे, घट करके 1 से नीचा हो गए। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट को भ्रम में डालने वाली रिपोर्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि जो जनगणना 2021-22 में होनी थी वो 2024 तक नहीं हुई है। जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार है, और यहाँ तक के कानूनी अधिकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2017 में चुनाव आयोग बनाम मुख्तार अंसारी के मामले में ये फैसला दे चुका है। ईडी ने आगे कहा है कि यहाँ तक कि न्यायिक हिरासत में वोट देने का अधिकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैधानिक संवैधानिक अधिकार माना जाता है, उसे भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 के आधार पर सीमित कर दिया गया है। ईडी ने कहा कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हुए हैं और अगर नेताओं को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए तो किसी भी नेता को गिरफ्तार या न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि साल भर कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियां ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में। और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। चौबीस की चुनौती में भाजपा नेताओं की तूफानी रैली का दौर जारी है। तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये 2024 का जो चुनाव है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। वे राहुल गांधी के सलाहकार हैं। लोकसभा चुनाव के अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में आपको भी मतदान में भाग लेना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में जनसभा की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार में सबसे पहला हक किसानों का होता है। छत्तीसगढ़ में जब उनकी सरकार थी तो सरकार ने महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कदम उठाए। गौशालाओं को इतना मजबूत किया, चारा पानी सब कुछ, वहां से महिलाओं को रोजगार दिया। महिलाएं 60-70 हजार रुपए कमा रही थी वहां काम करके। सरकार ने गोबर खरीदा ताकि लोग हमारे पशुओं का देखभाल करें, क्योंकि फिर उनकी आमदनी बन गई। समस्या ही खत्म हो गई, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक थी। अगर सरकार की नीयत ठीक है, सही है, तो एक लोकतंत्र में सबसे पहले हक बनता है किसान का। लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार की राजनीति तेज है और इस बीच हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में रैली करते हुए भाजपा नेता और अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के 2013 के एक बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने ओवैसी बंधुओं को उनके गढ़ हैदराबाद में चेतावनी देते हुए कहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम अनुपात को संतुलित करने के लिए उन्हें 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अगर पुलिस हटा ली जाए तो 15 सेकंड लगेंगे। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। और नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये देखना बाकी है कि कितनी इंसानियत बाकी है। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड, 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। हैदराबाद से भाजपा की उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि 15 मिनट क्यों, 15 सेकंड ले लो, लेकिन अपना वोट डालो, भड़काऊ भाषण में मत आओ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो देश की भावना को आहत करते हैं। ऐसे ही लोग हैं, जुटे हुए हैं, जो बार बार इस देशवासियों का मान सम्मान पे ठेस लगाए और इन लोगों ने अपमान किया है। अब वक्त आया सारा भारत देश को यह जानने के लिए कि हमारा सम्मान करने वाले एकमात्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। और विदेश में बैठे सैम पित्रोदा के भारत विरोधी बयान के बाद देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। कल नस्लीय टिप्पणी सामने आने के बाद अब सैम पित्रोदा का कहना है कि आरक्षण से IIT और IIM की हालत बिगड़ जाएगी। उनके इस बयान को SC, ST, OBC के लिए आरक्षण में कटौती करने और इसे मुसलमानों को सौंपने के कांग्रेस के कथित इरादे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और इसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। और इन्हीं ऊटपटांग बयानों के कारण कल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सैम पित्रोदा के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वे कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप कांग्रेस ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने सैम पित्रोदा के बयान अत्यंत निंदनीय बताया। कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और ये थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। और यहाँ हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हम जल्द लौटेंगे। देखते रहिए DD न्यूज़। एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल 10 मई को पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे और इसके बाद श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। और आज के हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना को अब अनुमति दें। नमस्कार।
हल्दी, असली मसाले सच MDH MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान।